For those who are preparing for the NLSAT examination, essay writing is going to be a part of this examination. We all know this and people are confused कि ऐसे हम कैसे लिखें, बहुत टाइम हो गया है ऐसे लिखे हुए, आदत नहीं रही है ऐसे लिखने की. But keep this in mind. Before beginning this video, I want to tell you all that remember your school times. ऐसे हमने तब भी लिखे थे, तब हमको कितनी कम नॉलेज हुआ करती थी, but even then we could write an essay. If we could write it then, we can always write it now as well. And how you are supposed to write an essay, what is the guidance behind it, I'm going to give it all to you here, so don't worry. Just keep following us, just keep understanding what I want to explain to you in this video. That will help you a lot in your exam for essay writing. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. So सबसे पहले जब हम essay की बात करते हैं, ऐसे में हमें क्या ध्यान में आता है? जब हम ऐसे की बात करते हैं, हमें ध्यान में आता है कि जो टॉपिक दिया है उसके ऊपर हमें जो भी पता है वो हम सब लिख डालें. बट दैट इज़ नॉट द केस. हमको वी डोंट हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. एट द सेम टाइम व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऐसे राइटिंग इज़ योर प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. अब यहाँ पर NLSAT का अगर हम डायरेक्टिव्स देखें ऑन essay, व्हाट आर दे गोइंग टू चेक अस ऑन? दे हैव क्लियरली मेंशन्ड. फर्स्टली दे विल सी कि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी कैसी है. देन दे विल सी दैट हाउ वेल यू कैन स्ट्रक्चर योर essay. You can structure your essay, you can organize your essay, and also they will check your argument skills, how well you can frame your arguments. All these things are going to be checked through your essay writing. So अब इन चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए हम ये फैक्टर्स देख लेते हैं कि कैसे हमको ऐसे लिखना है. जैसे ही हमें अपना टॉपिक मिलता है तब क्या चीज़ें, क्या पॉइंटर्स हमारे दिमाग में फ्लो होने चाहिए. Firstly, what we need to do in the essay is identify the keywords. The moment you get your topic, you have to identify your keywords. For example, if your topic is farmers protest. Farmers protest अभी हमने ऑलरेडी सबने लोगों ने ही पढ़ा ही है न्यूज़ में. Farmers protest का ये टॉपिक आया है and further an additional line is given, a reflection of democracy in India. So this is given. अब यहाँ से हमें कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं. हमारा कीवर्ड्स हमको पता है इज़ फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड डेमोक्रेसी. ऑब्वियसली these are the two keywords that we have identified, so we have to play upon them. Now how we will go about that? अगर हमको अपना ऐसे ऑर्गेनाइज करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन देंगे ऐसे में. Then the other part is body of the essay and the last part is the conclusion of the essay. Now speaking of the introduction part में what we have to give? We have to introduce the topic. How we will do it? By answering in what or how. Whatever the topic is, you have to try to answer in these two terms. What is farmers protest? And what is democracy? ये चीज़ें हम स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में आंसर करेंगे. एंड ऑल्सो जब हम ये चीज़ व्हाट आंसर करेंगे, व्हाट वी विल डू इज़ वी विल गिव फैक्ट्स हियर. सो हाउ विल वी गिव फैक्ट्स? वी नो फार्मर्स प्रोटेस्ट कैसे हुआ. 3 फार्म लॉज केम इन टू बींग. फार्म लॉज पे मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ. सो वट एवर इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैपन इन द कंट्री दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव, वी कीप कवरिंग दोज अप हियर. तो उनके ऊपर वीडियोज़ आती ही हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो थ्रू आउट द ईयर की चलती हैं उनके बारे में ज़रूर वी पोस्ट ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल. यू कैन चेक देयर. इफ़ यू नॉट फॉलोइंग अस देयर, प्लीज़ डू द सेम. यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर. नाउ 3 फार्म लॉज हमको पता है कि फार्म लॉज आए फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. दे सेड कि EPMC के रिस्पेक्ट में एक ऑल्टरनेटिव चैनल बन जाएगा. EPMC इज द मंडी सिस्टम दैट इज बीइंग फॉलोड इन द कंट्री. मंडी सिस्टम के अलावा एक ऑल्टरनेटिव चैनल, एक ऑल्टरनेटिव रूट दिया जाएगा. एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्राइस पहले से डिटर्मिन हो सकता है. जो भी क्रॉप है वो मार्केट में जाने से उसका प्राइस कैन बी प्री डिटर्मिन्ड. सो दिस कॉज्ड confusion, stir amongst the farmers, and it led to what conclusions on the part of the farmers
कि मंडी सिस्टम अबॉलिश हो जाएगा इवेंचुअली, बिकॉज ऑल्टरनेटिव जब मैकेनिज्म आ जाएगा मंडी सिस्टम में, देर इज अ फीस दैट इज इन्वॉल्व. In that alternative system, there is no fees involved. Electronic trading and all these things were a part of these farm laws. So अगर alternative system आ जाएगा तो उससे मंडी eventually abolish हो जाएगी, because no one would want to pay the fees. Then eventually contract farming होगी तो government एमएसपी पे खरीदना बंद कर देगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कंज्यूमर्स फार्मर्स जो एंजॉय करते हैं वो नहीं होगा. देन फर्दर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से और बहुत सी चीज़ें ऐसे यहाँ पे इन्वॉल्व होती जाएंगी ऑन दिस टॉपिक. सो नॉट गेटिंग इनटू दिस टॉपिक इन डिटेल, रादर स्टिकिंग टू हाउ आर वी सपोज टू राइट एन ऐसे. हमने व्हाट में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि 3 फार्म लॉज आए जिसकी वजह से एक प्रोटेस्ट क्रिएट हुआ फार्मर्स में, एक स्टर क्रिएट हुआ कि इन लॉज का इम्पैक्ट क्या हो सकता है फार्मर्स पे. ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ब्रीफ में देंगे. इनफैक्ट अगर फैक्ट्स की बात करें तो आप ये भी बता सकते हैं कि हमारा कितनी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग. इवन दो यू नो वी आर इन 2021, बट इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी इम्पोर्टेंस हम सभी को पता है. सो दैट कैन ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड हेयर. एंड इफ यू हैव certain numbers, then that will also help. Now coming on to the body part of it. अब बॉडी में हमको क्या लिखना है, बॉडी में दो चीज़ें होती हैं. एक तो when we are writing an essay, what we want to do is कि हमें जितना पता है हम सारी ही बातें लिख दें. That is what comes to our mind. But as I said, structuring the essay is very important. So body में भी हमको कंटेंट के डिफरेंट डिविजन्स रखने हैं. एक हो गया फैक्चुअल डिवीजन, एक हो गया उसका एनालिसिस. फैक्चुअल डिवीजन में हमने सब कुछ ये दे दिया कि बिल्स आए, ये 3 बिल्स थे, 3 बिल के नाम क्या थे, ये सारी फैक्चुअल डिटेल्स हमने दी थी कि प्रोटेस्ट कहाँ पर शुरू हुआ, कैसे हुआ, पंजाब से लोग आए. सो दैट इज द फैक्चुअल बिट ऑफ इट. एनालिटिकल में वी विल ट्राई टू एनालाइज कि इन फैक्ट्स का क्या इम्पैक्ट है. अब वो इम्पैक्ट हम कैसे देखेंगे, वी हैव टू असर्टेन द इम्पैक्ट फ्रॉम अ 360 डिग्री एंगल. How this 360-degree angle will be covered, we have to see what is the social impact, we have to see the political impact, economical impact. Then since we are preparing for a law entrance exam, and ये ऐसे हम law entrance के point of view से लिखने वाले हैं, the foremost and the first thing that we have to analyze is legal and constitutional साइड्स ऑफ इट. सो ये एरियाज हमको एक्सप्लोर करने बहुत ज़रूरी हैं. तो लीगल, अगर हम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज की बात करें तो फार्मर्स प्रोटेस्ट में लीगल एरिया क्या आता है, 3 फार्म लॉज आते हैं, तीनों के नाम आते हैं. ये बात आती है कि ये बिल्स किस तरह से पास हुए पार्लियामेंट में. देन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें तो प्रोटेस्ट हमारा यहाँ पे एजेंडा है, तो क्या राइट टू प्रोटेस्ट इंडिविजुअल्स एज सिटीजन्स हमारे पास है या नहीं, हम राइट टू प्रोटेस्ट इंजॉय करते हैं या नहीं. तो ये सारी चीज़ों के लिए थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आई वुड से इज़ वेरी रेलिवेंट एंड नेसेसरी, एंड इट विल हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट. आपके लीगल एप्टीट्यूड पार्ट में भी हेल्प करेगी एंड आपके ऐसे पार्ट में भी हेल्प करेगी. सो इवन दो दे से प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड, आई वुड से एंड आई एम्फसाइज ऑन दिस कि बेसिक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने लिए लानी होगी एज टू द बेसिक लॉज दैट आर इन्वॉल्व, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी डॉट. ये थोड़े मेन एरियाज हैं. इवन फैमिली लॉ फॉर दैट मैटर, बिकॉज क्लैट के एग्जामिनेशन में हमने देखा था कि फैमिली लॉ पे पैसेज आ गया था. सो फैमिली लॉ भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. तो ये बेसिक एरियाज आपको थोड़े समझने ज़रूरी हैं. इसके लिए व्हाट आर वी डूइंग इज, हम ऑलरेडी आपके लिए एक एनएलसैट का मॉड्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पर वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद दीज थिंग्स. We are going to help you with basic concepts on legal aptitude. Then also essays की जैसे हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम essays में भी आपको help करने वाले हैं. We will help you on the topics that you need to write essays on. Then we will give you points as well. You will get a lot of points and lot of material from there.
करंट अफेयर्स विल ऑब्वियसली बी कवर्ड देयर इन, सो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है. सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैट मॉड्यूल फॉर यू एंड आई एम श्योर इट विल help you guys. Also in the comment box you can let me know if you are interested in it, so that I can understand that कितना deep में हमको जाना है, and are there really people who are willing to prepare for this examination and they want to get into studying for this examination on a routine basis. Then बॉडी की हमने बात कर ली, ये हमारा बॉडी हो गया. कंक्लूजन, अब ये सारे इफेक्ट्स हमने लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिए, सोशल हमने बता दिया कि जो प्रोटेस्ट होंगे उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होता है. पीपल, द सोसाइटी गेट्स टू नो कि हम अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे पास वो फ्रीडम है. गवर्नमेंट का हम जो गवर्नमेंट के सामने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं उसकी वैल्यू है. अगर डेमोक्रेसी की बात करी गई है टॉपिक में यहाँ पर, क्योंकि डेमोक्रेसी भी है, सो वी कैन नॉट फॉरगेट दैट. तो डेमोक्रेसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि people, the legislature will think before making any such laws that are affecting the large chunk of people. Farmers India में large numbers में है, so that is the massive population. The percentage of the population that is into farming is a lot, and इसका political क्या impact पड़ा. देन इकोनॉमिकली हमको इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ तो इकोनॉमिक ने कैसे सफ़र किया. देयर वाज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड्स एंड कितनी इनकन्वीनियंसेस हुई लोगों को, एंड इकोनॉमी में इसका क्या इफेक्ट हुआ. एंड एट द सेम टाइम ऑल दिस वाज हैपनिंग ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. सो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आप अपना बॉडी यहाँ पर इस ऐसे के लिए फ्रेम करेंगे. देन बॉडी के लिए आई वुड से कि आप और द हिंदू से ज़रूर आर्टिकल्स पढ़िए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड हिंदू एवरी डे, क्योंकि वहाँ से यू विल बी एबल टू पिक अप अ लॉट ऑफ पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली द फैक्ट दैट वील ऑल्सो हेल्प यू इन दिस. बट आप साथ में भी हिंदू पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत एडिशनल एडवांटेज रहेगा. एंड देर विल बी पीपल हु विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर एवरी डे. सो इन ऑर्डर टू गेट अहेड ऑफ दोज पीपल, बिकॉज ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होने वाला है, सो टू बी अहेड ऑफ दोज आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है इन दिस एग्जामिनेशन. देन एक जो हमने बात डिस्कस करी थी दैट दे आर चेकिंग अस ऑन क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट. क्लैरिटी हमारी यहाँ से बॉडी से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. Then ability to frame arguments is going to be checked upon, and structuring of the essay. Structuring भी हमने इस तरह से कर ली, but into body conclusion. but अगर हम बात करते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट फ्रेमिंग कैपेबिलिटी की, तो वो हमें कैसे हैंडल करना है, वहाँ पर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ 3 थिंग्स. हम नैरेटिव दे सकते हैं. देन सेकेंडली वी कैन बी सपोर्टिव ऑन द टॉपिक इन हैंड. जो हमारे पास टॉपिक है उसके सपोर्ट में हम चीज़ें बोले. एंड टुवर्ड्स द एंड में भी वी कैन गिव द क्रिटिसिज्म दैट वी हैव, however we want to give our critical point of view on the topic. कि इस टॉपिक पे अब जैसे हमारा नैरेटिव में हमने देखा कि हमने नैरेटिव में सारे एंगल्स कवर कर दिए. 360 हमारा एक नैरेटिव था कि ये लॉज आए हैं, इसका ये इम्पैक्ट हुआ है. सपोर्ट में हमने फार्मर्स के सपोर्ट में बातें बोली कि ये प्रोटेस्ट होने बहुत ज़रूरी है, कि कल को वरना कुछ भी लॉज आते रहेंगे, एंड इफ़ वी डोंट take up the matters in our hand, if we don't protest, then we'll have to face tyranny. and democracy के pillar है ये. एक protest जो है वो democracy का एक बहुत important part बन जाता है, that we have a right to say. so this is how you can connect these two keywords. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोलते, keywords हमें हमेशा पूरे पैसेज में, पूरे ऐसे में ध्यान में रखने हैं. so we have to connect these things. then क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्या कर सकते हैं, हम ये क्रिटिसिज्म ये दे सकते हैं कि क्योंकि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट इतना लंबा चला एंड जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट हुई, पीपल सफर्ड बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक ऑन द रोड, एंड इसका लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा. एंड
there were some people who were cursing the farmers because रोज उनको ऑफिस जाने में they had to take a detour, and when we get stuck in traffic it is a very bad feeling. So we cannot say that law is more important than the regular convenience of people, but at the same time दोनों ही चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए एक, तो इस तरह से हम अपना क्रिटिसिज्म दे सकते हैं. सो नैरेटिव, सपोर्टिव, क्रिटिकल, ये बॉडी में आपको ध्यान में रखनी है बातें. जस्ट नोट डाउन दीज पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. देन कंक्लूजन. कंक्लूजन पर जब हम आएंगे, सो व्हाट वी कैन डू. कंक्लूजन में बेसिकली इट्स नॉट अ 12th ग्रेड ऐसे कि हम कुछ भी बस कंक्लूजन में लिखते हैं कि येस डेमोक्रेसी वाज रिफ्लेक्टेड थ्रू द राइट ऑफ प्रोटेस्ट. व्हाट हाउ वी शुड आइडियली ड्रॉ कंक्लूजन, जो हमने सारे पॉइंट्स लिखे हैं बॉडी में, उन सभी पॉइंट्स का और छोटा वर्जन हम कंक्लूजन में एक बार लिखते हैं. सो वी आर रिवाइजिंग इन अ सेंस कि हमने जो पूरा पैसेज में ऐसे में बात करी है उसका रिविजन टाइप जो है एक शॉर्ट नोट हमने कंक्लूजन में डाल दिया है. देन कंक्लूजन में वी शुड ऑलवेज सजेस्ट द वे फॉरवर्ड. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड आउट ऑफ ऑल दिस. ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसके बाद क्या वे फॉरवर्ड है, अगर हमें डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है तो क्या वे फॉरवर्ड है, सो दैट वी कैन गिव. So these are the points that are basically to be kept in mind for the essays. इसके अलावा दो तीन और ज़रूरी बातें हैं वो हम कर लेते हैं कि ऐसे की आदत जो डलेगी आपकी, you will study a lot of content, you will be reading a lot of material, but at the same time it is very important that you practice. आपको लिख के ही practice होंगे essays. You have to write down essays. सिर्फ content याद करने से नहीं होगा. You have to write down essays by your own self. You have to see the structuring आप किस तरह से करोगे. तो फिर आपको once you will write many essays, at least 50 essays, जब तक आप लिख नहीं लोगे आपको आदत नहीं पड़ेगी. And you have to write essays. Then the other thing is that some people feel कि ऐसे राइटिंग है तो इंग्लिश आपकी बहुत हाई फाई होनी चाहिए, इंग्लिश चेक होगी. That is not the case. You have to be very simple, be coherent, कीप योर आर्ग्यूमेंट्स कोजेंट. सब चीज़ों को क्लियरली लिखिए. बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. सो कीप इट सिंपल एंड कीप इट क्लियर. अब हैंड राइटिंग का ये नहीं पता, आई एम टॉकिंग अबाउट हैंड राइटिंग बिकॉज आई एम सीइंग हियर कि किस तरह से मैंने लिखा है. हैंड राइटिंग का नहीं पता कि एग्जाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सो वी डोंट नो कि आपको टाइप करना है या राइटिंग में लिखना है. अगर हैंड राइटिंग में लिखना होगा सो हैंड राइटिंग आप थोड़ी अच्छी लिखिएगा. आई एम स्क्रिबलिंग रैंडमली बट यू हैव टू राइट वेल इन द एग्जाम. सो दीज आर द बेसिक पॉइंटर्स दैट आई हैड टू शेयर विद यू. और बहुत सी बातें हम ऐसे इस पे करेंगे, बहुत से डिस्कशंस हम करेंगे. एंड एज एंड व्हेन आई कम अप विद दोज आई विल अपलोड अ वीडियो. उसके लिए आपकी तरफ से क्या एफर्ट होना है, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट व्हेन द नेक्स्ट वीडियो कम्स यू गेट टू नो अबाउट इट. बेल आइकॉन दबाना है. एंड एट द सेम टाइम ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को जानने के लिए, एस्पेक्ट्स को जानने के लिए इंस्टाग्राम पे भी आपको हमें फॉलो करना है ताकि इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके मिस आउट ना हो जो हम वहाँ पर कवर करते रहते हैं. एंड जस्ट इन केस इसको लेके कोई आपके पास क्वेरी या डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. Soon we will come out with the NLSAT module on our website www.lawdigest.in, and I'm hoping that it will help you for this examination. First time ये एग्जाम होने वाला है, so nobody really knows कि किस तरह से एक क्वेश्चन पेपर आएगा. However, we are trying our best to prepare that module for you ताकि कुछ आपकी हेल्प हो जाए इस एग्जाम में, बिकॉज एवरी वन इज डायरेक्शनलेस एट प्रेजेंट. सो इट्स जस्ट अ वे टू help you and guide you. With this, I'll just sign off. Keep hunting for topics and keep writing essays for your practice.